राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की बातें हम कर रहे थे। आई होप आपको हमने जितना पढ़ा उतना एकदम अच्छे से याद होगा। हमने वैसे देखे तो हमारे मौलिक अधिकारों वाला टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। इसमें आर्टिकल 12 से लेके और 35 तक हमने एक एक आर्टिकल है उसका विस्तार से है वो चर्चा कर ली। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है हमारे, जैसे कि हमने पहले देखा था कि मौलिक अधिकारों में कुछ आपातकालीन का क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो हम इमरजेंसी वाला टॉपिक है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा नाम आ गया तो इसमें साथ में कर लिया। इससे रिलेटेड एक हम छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों में कौन कौन से संशोधन किए गए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी सूचना दे दूं आपको कि हमें जो कि प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन है वो तो क्लास में कर ही रहे हैं और मेंस वाले क्वेश्चन है वो हम टेलीग्राम पे करेंगे। तो फटाफट से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट इस फील्ड में नया है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बस अब आ जाओ हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम डीपीएस पे वो स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक हमारा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन इसकी बात करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं मौलिक अधिकारों में कौन कौन से संशोधन है वो किए जा सकते हैं। नाम देखते हैं तो सबसे पहले हमने है जो कि मौलिक अधिकार स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहला हमने नाम देखा था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा है इसको मौलिक अधिकार से हटा के आगे है 300 क वाले आर्टिकल में जोड़ दिया था। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, संपत्ति के अधिकार की बात कर लेते हैं। तो पहले बात चर्चा ये आती है कि हमने राइट टू प्रॉपर्टी वाला अधिकार है इसको हटाया क्यों, फंडामेंटल राइट से हटाया क्यों। एक उदाहरण के रूप में समझाऊं, जैसे कि मान लो कोई गांव है, मान लो सरकार कहती है कि इसमें मैं एक रेलवे पटरी बिछाना चाहती हूँ, इस गांव का है थोड़ा सा विकसित करना चाहते हैं तो इसमें है एक रेलवे लाइन या मान लो कोई सड़क वगैरह है वो इसमें इसको थोड़ा सा विकसित कर देते हैं। लेकिन सड़क लाना चाहते हैं और बीच में है किसान के आते हैं, मान लो 11-12 खेत आते हैं, XYZ कितने ही मान लो 8 खेत आते हैं, मान लो 10 खेत आते हैं, कितने ही मान लो। सरकार कहती है कि खेत तो ये सड़क तो बना दे लेकिन इस बीच वाले किसानों का क्या करें, इनका क्या करें, ये जमीन दे या नहीं दे। फिर भी सरकार कोशिश करती है कि हाँ आज इसके पैर पकड़ दूंगा, कल उसके, परसों है 2 के साथ पकड़ लूंगा। तो भाई पैर तो पकड़ लेंगे लेकिन कोई किसान है वो तो दे देगा, चलो भाई हमारे जो कि हमारा गांव में डेवलपमेंट हो रहा है तो सड़क ही बन रही तो दे देंगे जमीन। कोई मान लो ऐसा होता है कि नहीं ऐसे कैसे जमीन दे दें, ये तो हमारे दादा की है, परदादा की है, हमारे पीछे वाली पीढ़ी है वो भी वेट कर रहे हैं कि हमारे भी जमीन आएगी, ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है किसान है वो आसानी से तो देंगे नहीं। इसका मतलब एक काम करो, इसे मौलिक अधिकार है यही छीन लो। इसके बाद है इसको है जो कि आगे जोड़ दिया। अब इसकी बात करते हैं तो पहले सबसे पहले बात आती है कि संपत्ति के अधिकार को हटाया क्यों। सरकार कोई भी क्षेत्र को अगर विकसित करना चाहे तो सबसे पहले चुनौती ही उनके सामने यही आती है। तो परीक्षा में लिखे तो ऐसे लिखे, ऐसे मत लिख लेना। तो सरकार कोई भी मान लो क्षेत्र को विकसित करना चाहे तो सबसे पहले ये चुनौती आती है संपत्ति वाले अधिकार को, इसलिए 44वें संविधान संशोधन इनके द्वारा इसको हटा दिया गया। फिर हम बात करते हैं, छोटी सी बात और करते हैं, जैसे मान लो कि हटा तो दिया आपने लेकिन इसके लिए एक समिति बैठाती है जिसका नाम है गुल, जो कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इसकी बात करते हैं 1951 में ये पहले तो देखते हैं क्यों है। सरकार कहती है कि हम मौलिक अधिकारों को कुछ क्या करेंगे, सीमित करेंगे, लेकिन हम पीछे पढ़ के आए हैं आर्टिकल 13 के 2 में हम पढ़ के आए हैं, विधि की परिभाषा पढ़ के आए हैं। इसमें कहा गया कि राज्य ऐसे कोई है जो कि काम नहीं कर सकता जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो सके, ऐसी बात हम पीछे पढ़ के आए हैं। ऑफकोर्स 13वें वाले आर्टिकल में जिसको याद है उसके तो दिमाग में आ गया होगा। लेकिन फिर हमने एक बात और देखी थी 13वें की 3 में हमने एक बात और देखी थी, विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा में हमने बात देखी थी कोई रूल है, नोटिफिकेशन है, आदेश है, नियम है, विनियम है, उन सबको हमने शामिल किया था। आर्टिकल
ये सारे के सारे आपको याद आ जाने चाहिए। आर्टिकल 13 के 2 में हमने देखा था कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, कोई ऐसी विधि वगैरह नहीं बनाएंगे। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम 44वां संविधान संशोधन करेंगे और संपत्ति के अधिकार को कुछ सीमित कर देंगे। क्या ये 13(2) का उल्लंघन नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है। तो इसके लिए जो समिति बनी, तो वो सबसे पहले यही समिति थी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग में बात करते हैं। तो इस समिति ने कहा कि भाई आप संपत्ति के अधिकार को कुछ सीमित तो कर रहे हो, लेकिन पहली बात तो ये कि आर्टिकल 13 के 2 में आपने बताया था कि राज्य ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगी जिसके द्वारा है जो कि मौलिक अधिकारों को कुछ सीमित किया जा सकते हैं। और विधि में हमने 13 के 3 में हमने देखा था कि वही रूल है, नोटिफिकेशन है, आदेश है, नियम है, विनियम है, वो सब शामिल नहीं होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो हम जो कि मानते हैं हमने मौलिक अधिकारों को कुछ सीमित किया, लेकिन हमने कोई विधि बनाई, नियम बनाया, विनियम बनाया और आदेश निकाला, कोई रूल निकाला, कोई नोटिफिकेशन निकाला, कुछ ही नहीं किया। तो हमने क्या किया है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 वाला वो किया सिर्फ। तो क्या संविधान संशोधन इसमें शामिल नहीं है क्या? नहीं। हमने क्या आर्टिकल 13 के 2 में हमने 13 के 3 में हमने लिखा था क्या विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन? नहीं, ये तो नहीं लिखा। तो इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे, जो कि मौलिक अधिकारों को सीमित है वो कर सकते हैं। ये थोड़ी सी समितियों को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन को शामिल नहीं करेंगे, संविधान संशोधन के द्वारा है मौलिक अधिकारों को सीमित है वो कर दिया जा सकता है। एक समिति और आती है जिसका नाम है सज्जन सिंह समिति। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ। ये है जो कि इसमें कह दिया वही सुप्रीम कोर्ट ने वही वाली बात है अपनी रिपीट कर दी कि बस संविधान संशोधन के द्वारा हम मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, कुछ सीमित कर सकते हैं। एक समिति और आई, उसका नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब समिति। इसमें बात कही, ये शायद 1975 की है। इसमें कुछ बात कही गई कि क्या है जो कि संविधान संशोधन 13 के 3 में शामिल नहीं है क्या? ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है, ये तो हम कब का कह रहे हैं, ऊपर वाले 2 में कह दी तो ये तीसरी वाले में कह देंगे। फिर एक बात और आती है, चलो आप संविधान संशोधन को शामिल नहीं कर रहे तो क्या करें, तो हमारे जो कि मौलिक अधिकार है, संपत्ति वाले अधिकार है, इसको सीमित कर सकते हैं आप संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आती है। प्रॉब्लम इसमें और क्या आती है कि भाई आप इसको शामिल तो नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो कि तीसरे वाले आर्टिकल में कहा कि आर्टिकल 13 के 2 में कहा कि राज्य ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगी जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो सके। लेकिन ये तो साफ साफ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या संविधान संशोधन, क्या विधि, विनियम, आदेश, रूल, नोटिफिकेशन ये नहीं है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अफकोर्स, और इसमें है सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय है वो उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय है वो उलट दिया, मतलब इसमें कह दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन में विधि की परिभाषा में ही है। राम जाने गोलकनाथ बनाम भारत समिति, पंजाब समिति है, इसमें है किसानों ने है सुप्रीम कोर्ट को क्या गोला, उसमें कहा कि नहीं, संविधान संशोधन भी तो विधि की परिभाषा में शामिल ही है। अब हम 21वां संविधान संशोधन करेंगे, उसमें ये बात और कह दी कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में ही आएगा, संविधान संशोधन अलग नहीं है। तो संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित है वो नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ बनाम समिति में बना दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को सीमित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी बात ये और ध्यान रखना। फिर हम एक है जो कि करेंगे, एक संविधान संशोधन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि 13 के 3 में तो संविधान संशोधन है ही नहीं।
हमने लिखा ही नहीं तो अब लिखेंगे और एक 24वां संविधान संशोधन करेंगे 1975 में, और जो कि 13वीं के चौथे में लिखेंगे कि वैसे देखे तो जो कि संविधान संशोधन को शामिल कर दिया जाना चाहिए। संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद है जो कि इंदिरा गांधी सरकार आ गई थी और उन्होंने कहा नहीं, आज करें इनको कल करें, संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी मजेदार बात याद रखना, इसमें मामला थोड़ा सा उल्ट गया। बात करते हैं 24वें संविधान संशोधन की। 24वें संविधान संशोधन में कौन सी बातें वो कही गई है? 24वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 है, 1971 है। इसमें हम जोड़ते हैं 13वें का चौथा, और इसमें वो वाली बात रिपीट कर दी कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को सीमित है वो कर सकते हैं। इस समय इंदिरा गांधी सरकार आ गई थी और वापिस वही निर्णय ले गया कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। वो हमने अभी लिखा कि गोलकनाथ बनाम समिति है वो 1971 थी, शायद मैंने 75 लिखा दिया, उसमें थोड़ा सा है वो सही कर लेना, 1971 थी। मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, किया जा सकता है। एक इसमें संविधान संशोधन और किया गया, एक इसमें 358 का है, तीसरा और जोड़ दिया। इसमें क्या जोड़ा? इसमें है इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि अगर मान लो इससे संबंधित कोई भी विधेयक होता है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई सीमित करने में कोई विधेयक लागू होता है तो राष्ट्रपति को सहमति देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन राष्ट्रपति कह रहे हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो हर बार सहमति देता हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, ये हम और करेंगे, क्या पता कल को आप नट जाओ, तो इसलिए हम पहले से ही प्रावधान रखेंगे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मान लो विधेयक हो या कोई भी बहुमत विधेयक वगैरह पारित तो उसमें है राष्ट्रपति जी बाध्य होकर सहमति देंगे। प्रेसिडेंट सहमति के लिए बाध्य होंगे, बस ये थोड़ा सा उतार लो। फिर हम एक और करते हैं केसों का केस, केशवानंद भारती केस, उसकी बात थोड़ी सी और करते हैं, ये थोड़ा सा आप उतार लो। जो इसमें संविधान संशोधन 1971 वाला है, इसमें दो बातें फटाफट से देख लो। आर्टिकल तीसरे के 13वें का चौथा जोड़ा गया, 358 का 3 है वो जोड़ा गया। ऊपर वाले में कह दिया कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, और दूसरे वाले में कह दिया 358 में कि प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी हैं, वो सहमति के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। फिर आगे चलते हैं। फिर एक देखते हैं केसों का केस, केशवानंद भारती केस, उसका थोड़ा सा जिक्र है वो कर लेते हैं। उसमें और क्या बात है वो कही गई। ये हो गया हमारा। इसकी बात करें तो ये हो गया, इससे रिलेटेड एक किया तो चलो इसमें देख लेते हैं केशवानंद भारती केस। भारती केस 1973, इसमें कह दिया कि आप हैं जो कि पहली बातें इसमें सुनते जाओ कि इसमें है एक तो ये सबसे बड़ी है जो कि बैठक थी, उसमें सबसे ज्यादा है वो क्या है, जज वगैरह है वो बैठे। जैसे कि हम बात में इसमें है लगभग है 13 न्यायाधीश थे, 13 जज है वो थे। हर एक बैठक के दौरान लगभग है, मान लो कि कोई छोटी समिति रखते हैं उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ, उससे बड़ी रखी तो उसमें क्या होते हैं 3-4 जज है वो ज्यादा ही जुड़ते हैं, कम नहीं जुड़ते हैं। इसकी बात करें क्या इसमें 12 जज हो सकते हैं कि नहीं, 12 तो नहीं हो सकते, इसको 2 भागों में बांटे 6-6 हो गए, बराबर मत हो गए, ये तो इसका कोई निर्णय नहीं निकलेगा। तो फिर इसमें अगर हम 7 कर दें तो ऑफकोर्स 7 है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से वो निर्णय आया था केशवानंद भारती केस में, एक तरफ 6 थे, एक तरफ 7 जज थे।
इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या है निर्णय है वो आया गया। इसमें कह दिया कि एक तो हमने अभी जो कि संविधान संशोधन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक तो 24 वाला व 25 वाले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या कर सकते हो आप हैं, जो कि संशोधन है वो कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो आप, संशोधन कर सकते हो। कोई भी मान लो अगर इसमें सुधार वगैरह करना चाहे तो कर सकते हो। इतने जज बैठे थे, पीछे वाला कोई भी मामला है तो उसको भी ले आओ। फिर क्या हम मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं? कि ऑफकोर्स आप है, जो कि फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हो, कुछ सीमित का प्रावधान है वो कर सकते हो। फिर एक बात, कोई पीछे वाला मामला है तो और ले आओ। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना वाला वो भी सोल्व कर देते हैं कि प्रस्तावना में जिक्र चल रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो उसकी बात करें तो प्रस्तावना, इसमें कह दिया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। क्या प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं? क्या ऑफ कोर्स प्रस्तावना में आप संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन प्रस्तावना का मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे जैसे कि हमने देखा था, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 5 शब्द, 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसमें आप कोई छेड़खानी है वो नहीं कर सकते हो। मूल ढांचे में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा लगे कुछ शब्द वगैरह जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो। तो आप प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते, मूल ढांचे के साथ कोई भी खिलवाड़ है वो नहीं किया जाएगा। मूल ढांचे के साथ कोई छेड़खानी है वो नहीं की जाएगी। तो ये थोड़ी सी है केशवानंद भारती केस 1973 वाला, इसमें 2-4 बातें याद रख लेना। आर्टिकल 24 और 25 में संशोधन है वो किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को भी सीमित है वो किया जा सकता है। प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे के साथ कोई भी छेड़खानी है वो नहीं की जाएगी। ये था हमारा केशवानंद भारती केस 1973 वाला। इसी के साथ ही हमारा मौलिक अधिकारों वाला टॉपिक है ये होता है समाप्त, और एक नया टॉपिक लेके आते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी वाला टॉपिक। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया उसमें से कोई डाउट है वो नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं हम, जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में। ये हो गया हमारा। वो और क्या करना है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो क्या करना है, आए गए हैं तो थोड़ी देख लेते हैं, अंतर वगैरह भी देख ही लेते हैं। पहले हम बात करें तो एक है हमारे फंडामेंटल राइट्स, एक तरफ है हमारी डीपीएसपी। इसकी बात करें, पहले हम इसमें है थोड़ा सा समानता ही देख लेते हैं, जो समानता बाद में देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से। समानता की बात करें तो ये दोनों ही क्या है, एक विरोधाभासी है। दोनों ही क्या है, विरोधाभासी। दोनों ही क्या है, मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण। इसमें समानता है वो ज्यादा है नहीं, 2-4। विरोधाभासी की थोड़ी सी बात बताऊं तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से विरोधाभासी कौन है। फिर हमने कहा नहीं दोनों एक जीते हैं। फिर सरकार ने कहा नहीं, कोई एक तो ज्यादा तो होगा। सरकार ने कहा हाँ भाई, इसमें से अगर हम ज्यादा कोई विरोधाभासी माने, सर्वोपरि विरोधाभासी माने, तो वो फंडामेंटल राइट्स है। डीपीएसपी है वो बाद में आते हैं। डीपीएसपी कुछ कम है, फंडामेंटल राइट्स है ये कुछ विरोधाभासी है वो ज्यादा है। इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को अगर हमारा कोई विरोध कर रहा है तो इसके लेके हम सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं जा सकते। ये बातें वो थोड़ी सी याद रखना मानव कल्याण के लिए। फिर हम देखते हैं इस दोनों में अंतर है वो क्या क्या है। इसकी बात थोड़ी सी और कर ले तो इसमें अगर मैं बताऊं तो हमें डीपीएस में है कुछ है जो कि मौलिक अधिकार है, इसमें हम कुछ हनन भी कर सकते हैं। सरकार है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन भी कर सकती है। जैसे हम बात करें आर्टिकल हमने 33 और 34 में देखा था, तो उसमें हमारा हनन भी कर सकता है, लेकिन डीपीएसपी का कोई भी हनन है वो नहीं कर सकता। अगर हमारे जो कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 33 और 34 को बचा हमारे हनन हो रहा है तो होने दो। बचाना किसको है, डीपीएसपी को बचाना। अगर आर्टिकल 33 और 34 का हनन हो रहा है तो होने दो। इससे बड़ा हमारा क्या बैठा है, डीपीएसपी है वो बैठा है, इसको बचा लो आप, तो इसको जाने दो। तो इस प्रकार है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है वो किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी का हनन नहीं किया जा सकता। इसको लेके हम जो कि सुप्रीम कोर्ट है वो भी जा सकते हैं। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसको लेके सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं जा सकते। इसको लेके जा सकते हैं।
ये हो गया। फिर हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी वाला। हमारे जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये कौन से संविधान से, कौन से जो कि किस देश के संविधान से वो लिए गए थे? तो वो सीधी सीधी बात है, आयरलैंड से वो लिए गए थे। तो दो चार बातें देख लेते हैं, कुछ आर्टिकल फिर हम कल ही करेंगे। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये हमने कौन से संविधान की कॉपी है? आयरलैंड की कॉपी। डीपीएसपी हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। और बातें करें इसमें है जो कि आर्टिकल कितने आते हैं? आर्टिकल हम स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 36 से स्टार्ट हो जाएंगे और आर्टिकल 51 तक चलेंगे। इसमें आर्टिकल कितने आते हैं? आर्टिकल 36 से लेके 51। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं आर्टिकल 36 में है वो कौन सी बात की। सीधे सीधे आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, समझने जैसी कोई बात नहीं है। डीपीएसपी है जो कि मानव कल्याण के लिए, इसको लेके हम क्या नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, सीधे सीधे मानव कल्याण के लिए। तो वही वाले आर्टिकल में बात बता दी। आर्टिकल 36 की बात करें, सीधे सीधे हम आर्टिकल 36 की बात करें, इसमें बताई गई है राज्य की परिभाषा। कुछ आपको याद आया होगा? याद क्या आना है, हमें तो याद आ गया कि राज्य की परिभाषा है, हमने आर्टिकल 12 में देखी थी, ऐसा आप कहोगे। जब मैंने आर्टिकल 36 में लिखा राज्य की परिभाषा, आपके दिमाग में आया होगा कि राज्य की परिभाषा तो हमने आर्टिकल 12 में भी देखी थी। क्या ये वो सेम है क्या? ऑफकोर्स एक जैसे, एकदम से। वहां पे हमने देखा था कि राज्य की परिभाषा में हमारे मौलिक अधिकारों को कौन कौन है वो बनाए रखता है। बस यही वाली चीजें यहाँ पे है कि हमारे डीपीएसपी है वो कौन कौन है वो बनाए रखते हैं। जैसे जैसे कि आपके दिमाग में आ गया होगा, आ ही गया होगा, इसमें लिखने की तो मैं रमा नहीं कर रही हूँ। जैसे कि कौन कौन आ जाती है? एक तो संघ की संसद है, संघ की कार्यपालिका है, और जो कि विधायिका है कार्यपालिका, यानी कि जो कि संघ की संसद है और विधायक जो कि कार्यपालिका है। उसी प्रकार अलग अलग राज्यों की विधायिका है, कार्यपालिका है। क्या इसमें न्यायपालिका शामिल होती है? नहीं, न्यायपालिका इसमें शामिल नहीं होती। और कौन कौन से, और हम कह सकते हैं कि कोई निजी संस्था है, वो कोई पंचायती राज संस्था है वो इसमें शामिल होती हैं, या राज्य की कोई ऐसी संस्था जिसका पोषण है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमारी आर्टिकल 13 में बात हो गई, सॉरी आर्टिकल 36 में बात हो गई, और यही वाली बात हम आर्टिकल 12 में करके आएंगे। तो इसमें लिखने जैसी कोई बातें वो नहीं है। फिर आ जाओ आर्टिकल 37 पे आ जाओ। आर्टिकल 37 में है वो कौन सी बातें वो बताएंगे। आर्टिकल 37 में है सीधी सीधी बातें बताई गई कि ये क्या है, मानव कल्याण के लिए। आर्टिकल 37 है वो सीधी सीधी बात बताई गई कि ये जो कि मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, इसको लेके हम कहा नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये विरोधाभासी है वो नहीं है, विरोधाभासी नहीं। इसका अगर हनन होता है तो इसके लिए हम क्या नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यही वाले आर्टिकल हमने पहले देखा था, बेसिक पढ़ा था उस समय, और यही वाली सारी की सारी चीजें आर्टिकल 37 में बता दी। उसके आगे आ जाओ आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 में है, अभी मैंने आपको बताया कि हमने प्रस्तावना में देखा था कि 3 प्रकार के न्याय हैं हमारे पास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। बस वही वाली सेम टू सेम बातें आर्टिकल 38 में जोड़ दी कि आर्टिकल 38 में 3 प्रकार के न्याय दे दिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय हैं हमें आर्टिकल 38 में देते। बस सीधी सीधी याद रखो, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, आर्टिकल 37 में बता दिया कि डीपीएसपी है मानव कल्याण के लिए, इसका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, और देश को चलाने के लिए एक आधारभूत ढांचा है। तो ये बात भी लिखो, तो लिख लो मानव कल्याण के लिए ऑफकोर्स यही वाली बात आएगी कि देश को चलाने के लिए क्या है, एक आधारभूत ढांचा है। आर्टिकल 38 में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आपकी इच्छा हो तो एक आर्टिकल है वो और पढ़ ले, आर्टिकल 39 वाला है वो और देख ले। तो चलो देख ही लेते हैं, आगे वाली हेडिंग डालते हैं आर्टिकल 39 वाला।
ये और क्या कह रहा है, इसमें अलग अलग पार्ट में इसको बांट रखा है। जैसे कि 39 के ए की बात करें तो इसमें कह दिया कि इसमें कहा गया है कि पुरुष व महिलाओं को रोजगार के मामले में समान अवसर है वो दिया जाना चाहिए। एक बात ये कह दी कि भाई हम ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं को हमने क्या कर दिया, कुछ रोजगार के कुछ ज्यादा अवसर दे दिए, पुरुषों को इस मामले में कुछ कम अवसर मिले, नहीं, दोनों को एकदम समान अवसर है वो मिलने चाहिए। तो स्त्री व पुरुष को रोजगार के मामले में समान अवसर, रोजगार में समान अवसर है वो दिए जाने चाहिए, समान अवसर दिए जाने चाहिए। फिर बात आती है बी। बी और क्या कहता है, बी में कहा गया कि राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि सबका हित हो। ऐसे नहीं कि गरीब वर्ग है या कोई अन्य वर्ग है वो वंचित रह जाए, ऐसे नहीं करना है। अगर कोई मान लो कि राज्य है, उसका वितरण में कौन करेगा, राज्य ही करेगा। राज्य है, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि क्या हो, सबका हित हो, किसी के साथ भी भेदभाव है वो नहीं हो। आर्टिकल जो कि 39 की बी में बता दिया कि राज्य भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि सबका हित हो, करेगा कि सबका हित हो। बस फिर आगे और चलते, सी पे और चलते। यहाँ पे भौतिक संसाधनों का वितरण बता गए, वहां पे सी में बता दिया कि राज्य मान लो कि आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि कोई भी वंचित न हो, बस सबके सब है, क्या मिले इनको है, सबका हित हो। तो यहाँ पे सी में, यहाँ पे भौतिक संसाधन थे, यहाँ पे आर्थिक संसाधन कर देंगे, आर्थिक संसाधन। और हमारी लाइन है वो सेम रहेगी एकदम से, डॉट डॉट पूरी लिख लेना। डी में और क्या गया, डी में कह दिया कि पुरुष व महिलाओं को रोजगार तो हम समान दे रहे हैं, लेकिन वेतन भी इनको क्या मिलना चाहिए, समान ही मिलना चाहिए। तो इनको है जो कि समान रोजगार, पुरुष और महिलाओं को समान रोजगार का समान वेतन होना चाहिए, समान रोजगार का समान वेतन। एक बात और कह दी इसमें, कौन सी, इसमें एक बात और कह दी कि भाई हम ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसमें, कि मान लो कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई बच्चे हैं जो उनको काम करने में वो असमर्थ हो, समर्थ ही नहीं हो कोई, हमने छोटे से बच्चे को कह दिया कि लो ये तगारी है, ये तू नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर तक लेके जा, तो वो बेचारा समर्थ है इस काम के लिए, वो कर ही नहीं पा रहा है, तो उसको क्यों फोर्स कर रहे हो। तो भाई किसी भी, या किसी भी रोजगार व्यक्ति हो, या पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, जो इनकी उम्र के अनुरूप कार्य हो, तो उसके लिए हम क्या नहीं कर सकते, उनको बाध्य है वो नहीं किया जा सकता। बस यही वाली बात है आर्टिकल जो डी में, कि किसी व्यक्ति को, ये चलो ये एफ में है, ये समान रोजगार समान वेतन है, जो कि ई में है, और डी में है वही वाला कि किसी भी स्त्री, पुरुष, बच्चों को उन जो कि कार्य है वो उनकी उम्र के सामर्थ्य के अनुरूप हो, ऐसा कार्य वो नहीं, सामर्थ्य के अनुरूप हो। बस यही हमारा है आर्टिकल 39 वाला। और आज की क्लास में हमें जो कि इतना ही पढ़ेंगे, आगे और लिखना चाहो तो लिख लो। डी वाले में पहले ये फटाफट से देख लो कि ए में बताएगा स्त्री व पुरुष को समान रोजगार के लिए समान रोजगार है वो दिए जाने चाहिए, अवसर है वो समान मिलने चाहिए। डी में बता दिए कि राज्य है भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि सबका हित हो। सी में बता दिया कि आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि सबका हित हो। ई में बता दिया कि समान रोजगार का समान वेतन होना चाहिए।
डी में बता दिया स्त्री व पुरुष को उनकी काम है वो उनकी उम्र और सामर्थ्य के अनुरूप है वो नहीं देना है, ऐसा नहीं कि वो कर ही नहीं पा रहे। ये भाई थोड़ा सा और ध्यान में रखना आर्टिकल 39 वाला। अब आगे बहुत इजी आर्टिकल है, एकदम छोटे छोटे से आर्टिकल है, कोशिश करेंगे कि हम एक ही क्लास में उसको पूरा करें। जैसे आर्टिकल 40 में है जो कि पंचायती राज संस्था की बात की जाएगी। आर्टिकल 41 में कहा गया कोई वृद्ध है, कोई बेरोजगार है, कोई मान लो कोई जो कि विकलांग व्यक्ति है उनको क्या कर दो, कुछ विशेष अधिकार दे दो। ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल है हमें जो कि कोशिश करेंगे कि उसको पूरा है जो कि एक ही क्लास में कर दें। तो चलो भाई आज वाली क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको इससे रिलेटेड है कोई भी डाउट है वो नहीं होगा। डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर सबसे पहले ही दे दूंगी। तो चलो भाई आज वाली क्लास में इतना ही। और वो सूचना वो आप सुन लेना कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो, जिसपे वहां पे हम आंसर राइटिंग करेंगे और वहां पे मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगी कि मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन है उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिख लेना, जिसका आंसर आप टेलीग्राम पे दे देना, वहां पे मैं चेक कर लूंगी। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल वाली पॉलिटी वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, जय हिंद।